हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावना गिरी। आज हम यूजीसी नेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर किसी एग्जाम के लिए होती हैं। पहले नंबर पे आता है आपका सिलेबस। पहले नंबर पर आता है सिलेबस। सिलेबस। दूसरे नंबर पे आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है, पीवाईक्यू। और थर्ड नंबर पे आता है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रिवीजन। ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो जब भी सबसे पहले हम सिलेबस को, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो हमें सिलेबस पढ़ना चाहिए, डिटेल्ड में पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन सिलेबस से भी आते हैं। जो बच्चे ये समझते हैं ना, नहीं सिलेबस नहीं, डायरेक्ट तैयारी पे पहुंच जाते हैं, फिर उन्हें आगे दिक्कत होती है चल के। इसलिए सबसे पहले सिलेबस पढ़ो, तैयारी करो, पीवाईक्यू लगाओ, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो चलिए अब करते हैं डिस्कस। तो पहली यूनिट जो कि हमारे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं आती है, और जिसमें ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, आदिमागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, यानी कि जितनी भी हमारी भाषाएं हैं इन सब की आपको विशेषताएं, इनके बारे में, कब इनका प्रकाशन वर्ष है, क्या है, ये सब पढ़ना है। इसमें अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं क्या है, उनका वर्गीकरण करना, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। सबसे पहले जैसा कि मैं एनालिसिस भी करती हूँ, तो बोली से क्वेश्चन आपका 100% आता ही है। उसके बाद खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधि की विशेषताएं, यानी जो भी हमारी भाषा, इनकी विशेषता, इनके उपभाग, इनकी उपबोलियां, ये सब पढ़ना है इसमें। हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडे और खंडपेतर हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, विशेष रूप से उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना। देखो, व्याकरण से हासिल आते हैं क्वेश्चन, पर बहुत मतलब कभी कम चांस होता है। लेकिन आपको एक तो बोली का, एक यहाँ पे ये जो है देवनागरी लिपि का, ये 100% क्वेश्चन आता है। एक आपका संविधान राजभाषा जो है, ये राजभाषा वाला क्वेश्चन, इनसे बहुत संवैधानिक स्थिति जो है ये हिंदी की, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। मतलब इन तीन चीजों से, एक तो बोलियां, एक संवैधानिक स्थिति हिंदी की क्या रही है, और एक देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब आते हैं हम यूनिट 2। अब यूनिट 2 जो है आपका, यूनिट 2 जो है आपका, ये क्या कहते हैं इसे, बिल्कुल सार, बहुत गहरा समुंदर है। इसे कंप्लीट करना काफी, मतलब 3-4 मंथ तो चाहिए ही चाहिए, और रिवीजन प्रॉपर रहना चाहिए, तभी ये कंप्लीट हो पाती है। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। क्या है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, यानी कि जितने हमारे ये काल है, भक्ति काल, ये रहा भक्ति काल, ऋतिक काल, फिर इसके बाद आता है हमारा हम्म, इसके बाद आता है हमारा ये ऋतिक काल हो गया, आधुनिक काल, फिर हमारा आता है ये कौन कौन सा है, भक्ति काल हो गया, ऋतिक काल हो गया, आदिकाल हो गया, और आधुनिक काल। ये 4 काल है जो कि हमारे मतलब साहित्य को बिल्कुल सारा इसमें निचोड़ ही है, एक तरीके से देखा जाए तो।
तो अब एक-एक को लेके पढ़ते हैं और फिर इनकी बुक लिस्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, कौन-कौन सी आपको इसके लिए बुक लिस्ट पढ़नी चाहिए मतलब बुक पढ़नी चाहिए, वो कल वाली वीडियो में आपको बताऊँगी मैं। तो आज सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसमें जैसे भक्ति काल है, भक्ति काल क्या है, उसके उदय की क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या है, भक्ति आंदोलन का जो अखिल भारतीय स्वरूप है और उनका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य क्या है। भक्ति काव्य की सामाजिक संस्कृति वही मतलब कुल मिला के ये भक्ति काल है क्या, ये पढ़ना है आपको। उनकी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रवृत्ति, इनकी जितनी भी प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर वैसे भी दे रखा है, काल विभाजन का नामकरण, आदिकाल की विशेषताएँ, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकाल हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य अमीर खुसरो की, कविता, विद्यापति और उनकी पदावली। अब आप कहते हैं सिलेबस पढ़ने का क्या फ़ायदा? तभी तो पता चलेगा हमें पढ़ना क्या है, अमीर खुसरो की कविताएँ पढ़नी है, विद्यापति और उनकी पदावली पढ़नी है, लौकिक साहित्य पढ़ना है। सिलेबस इसलिए ही सॉल्व करते हैं, ताकि हमें पता चले हमें पढ़ना क्या है। एक बिल्कुल सही दिशा में हमें तैयारी करने के लिए। अब आ गए हम इस पे रीतिकाल। अब बात करते हैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल क्या है? रीतिकाल में भी मतलब वही कि रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है, रीतिमुक्त क्या है, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ। वैसे आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगी कि क्या कौन-कौन सी बुक आपको लेनी है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल स्ट्रैटेजी बतानी है, तो वो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को आ गए। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य यानी रीतिकाल के जो भी प्रमुख कवि हैं, वो उनके रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य पढ़ने हैं। अब आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। वैसे भी आज के टाइम में आधुनिक काल सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हिंदी साहित्य को अगर हमें समझना है तो 4 कालों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का अब आधुनिक काल में क्या है? पत्रकारिता आधुनिक का अवधारणा है। द्विवेदी युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती राष्ट्र काव्य धारा के प्रमुख, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएँ, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगति की अवधारणा, प्रगति काव्य और प्रमुख कवि प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कवि, ये सब आपको पढ़ना है। उम, अब आते हैं आधुनिक काल के अंदर भी हमें मिलते हैं। फिर अब इस वैसे यूनिट 2 को देखा जाए तो ये 2 पार्ट में है। एक तो इसके 4 काल आ गए, भक्ति काल, ऋतिक काल, आदिकाल, आधुनिक काल। अब दूसरा पार्ट जो आता है वो होता है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ। देखो आपको हाइलाइट करके मतलब अंडरलाइन करके दिखा दूँ। ये रहा, ये हमारा पार्ट 2 एक एक पार्ट तो हमारा यहाँ पे है, ये वाला। कैसे हो गया ये बिना अरे रे रे! ये क्या हो गया? तो कहाँ चलो इसे इसे ही बता देती हूँ। अभी ये थोड़ा पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो रही है। एक तो फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही इस वज़ह से भी। तो क्या कहाँ थे हम? पार्ट 2 पे, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ। क्या था इसमें हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ में एक ये पार्ट है, ये है पार्ट 2 एक तरीके से देखा जाए तो यूनिट 2 में हमारा पार्ट 2 है ये। क्योंकि ये तो बहुत समुद्र गहरा है, एकदम बहुत गहरा समुद्र है।
तो अब आते हैं हम इस पे भारतीय उपन्यास की अवधारणा। पहले पर आता है हमारा इसमें गद्य साहित्य में उपन्यास। अब इसमें क्या पढ़ना है जैसे प्रेमचंद से पहले के उपन्यास, उनका युग क्या था, वो कैसे था मतलब उनकी क्या-क्या रचनाएँ थी। एक तरफ देखा जाए तो ये यूनिट यूनिट 5th टू 10th को रिलेट करती है। यानी कि आप एक तरफ यूनिट 2 में ये पढ़ोगे और एक तरफ 5 टू 10 यूनिट। जितने भी हमारे 5 टू 10 यूनिट में राइटर लगे ना, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि 5 टू 10 यूनिट के जितने भी राइटर हैं, उनके सभी के सभी अगर उपन्यासकार हैं, तो सभी के उपन्यास याद करने हैं। नाटककार है तो सभी के नाटक याद करने हैं आपको और जितने भी निबंध हैं, निबंधकार हमारे में निबंध भी लगा है, नाटक भी लगा है, कहानियाँ लगी, उन सब का मतलब सभी राइटर की सभी रचनाएँ करनी है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ, तो अब कहाँ थे हम? कहानी का उद्भव, विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी, अब आ गए नाटक, कहानी, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। प्रमुख आंदोलन पढ़ना है, हिंदी नाटक रंगमंच मतलब आपको टोटली ये सब 5 टू 10th रिलेट करके पढ़ना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम यूनिट 3 पर। यूनिट 3 यूनिट 3 क्या कहती है हमारी यूनिट 3 कहती है कि काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और रस सिद्धांत, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ये कॉलेज हमारे इसमें आइए रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत संप्रेषण काव्य भाव सिद्धांत रूसी रूपवाद नई समीक्षा मेथक फंतासी कल्पना प्रतीक ये सब आपको पढ़ना है और इसमें साहित्य शास्त्र में 2 यूनिट आती है हमारी एक तरीके से देखें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पाश्चात्य भारतीय पाश्चात्य काव्य दूसरा आता है अ, क्या हो गया? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, यूनिट 3 हमारा साहित्य शास्त्र इसके अंतर्गत भी 2 पार्ट आते हैं। एक पार्ट तो है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र, दूसरा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो इसके लिए तो आपको निशा अग्रवाल की किताब लेनी है। अगर कोई फ्रेशर बच्चा है, तो उसके लिए अ तारकनाथ बाली वाली बुक कुछ ऐसा नाम करके है, मैं आपको वैसे प्रॉपर बुक लिस्ट बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको वैसे ही बता रही हूँ मौखिक रूप से कि या तो जो फ्रेशर बच्चा है, तो वो तारकनाथ बाली की ले या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हमने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो आप फिर निशा अग्रवाल की ले सकते हैं। वरना तो फ्रेशर बच्चे के लिए तारकनाथ वाली, गणपति चंद्र गुप्त ये 2 बुक लेके तब निशा अग्रवाल वाली पे जाएँ। अब आता है ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अगर इन दोनों यूनिट को एक साथ कवर करना है तो मैं बता दूँ सबसे बेस्ट बुक जो आ रही है वो आ रही है शांति स्वरूप गुप्त की। ये मैं आपको बता दूँगी खैर नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं आगे यूनिट 4 भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि हिंदी नवजागरण। खड़ी बोली देखो इसके टॉपिक का आपको कहीं से कहीं मतलब गूगल से सर्च करने पड़ेंगे, कुछ दृष्टि वाली बुक जो है उसमें से मिलेंगे, कुछ आपको पीवाईक्यू से करने पड़ेंगे क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर बुक नहीं मिलने की आपको मार्केट में। तो इसलिए आप थोड़ी हेल्प दृष्टि की लीजिए, गूगल की लीजिए, कुछ मैं कराऊँगी और पीवाईक्यू की हेल्प लीजिए। बस ऐसे ये यूनिट कवर हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि इसे छोड़ सकते हैं और ये भी नहीं है कि ये पूरी तरीके से कवर हो जाए। तो इसे ऐसे ही कवर करना पड़ेगा कुछ ऑनलाइन सोर्सेज़ से। अब आते हैं हम यूनिट 5 पर। तो यूनिट 5
में हमारी ये कविताएँ लगी हैं, पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नकेंद्र झा। आपको सिर्फ पद पढ़ने हैं इसमें 1 से 25 तक। कबीर संपादक है हज़ार प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या है 160 209। जायसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती व्यूखंड, सूरदास भ्रमर गीत, ये सब आपको पढ़ना है इसमें, ये कविताएँ हैं। देखो आपको मैं एक वो बताती हूँ, इसपे एक जगह मिस्टेक थी। मिस्टेक ये थी कि ये जो है आपकी कहाँ गई? सुमित्रा नन्नू पंथ। सुमित्रा नन्नू पंथ ये रहे, ये रहे। ये है, ये आपके सिलेबस में महादेवी वर्मा की रचना में दी हुई थी। इससे फिर मैंने खुद से टाइप सुमित्रा नंदन पंत में करा है, क्योंकि ये जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की है, ना कि महादेवी वर्मा की। ये सिलेबस में थोड़ी मिस्टेक थी, एक जगह और आएगी मिस्टेक, वो शायद निबंध में आगे बताऊँगी। तो चाहे आपको इसका मैं सिलेबस टेलीग्राम पर भेज भी दूँगी, देख लेना उसमें मिसप्रिंट है कि नहीं है। तो क्या नाम है, आगे बताऊँगी निबंध वाले में। अब चलते हैं हम आगे, चलो। तो महादेव वर्मा बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ मैं, नीलवरी, ये सब मतलब कविता है। अब मैं बता दूँ यूनिट 5 की तैयारी कैसे करनी है। यूनिट 5 की तैयारी देखो, ये भी एक तरीके से यूनिट 2 की ही तरह है, नहीं हो सकती है कवर। तो इसमें आप कोशिश ये करो, जो छोटी-छोटी रचनाएँ हैं, एक-एक पेज की, बस ऐसी 8-8 लाइन की। जैसे आप देखो, मैं नीरवरी महादेव वर्मा की सभी रचनाएँ बहुत छोटी-छोटी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो। नागार्जुन की सारी छोटी रचनाएँ इन्हें पढ़ सकते हो। और क्या नाम है, इनकी भी अज्ञे जी की भी छोटी है। और ये पढ़ सकते हो। मतलब बहुत रचनाएँ ऐसी हैं जो छोटी-छोटी, आप उन्हें पढ़ सकते हो। और जितनी भी रचनाएँ, इनका प्रकाशन वर्ष क्रम से होना चाहिए एकदम, ठीक है? अब आता है यूनिट 6 पर, उपन्यास, हिंदी उपन्यास जो है हमारे। अरे! क्या हो गया? तो कहते हैं यूनिट 6 उपन्यास, पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु प्रेमचंद गोदान, ये सब आपको इसमें उपन्यास पढ़ना है। यूनिट 7 में कहानी पढ़नी है। और यूनिट 8 में नाटक, यूनिट 9 में देखो यहाँ की मिस्टेक आपको बता दूँ। ये जो है ना आपका शिव शंभू के चिट्ठे, यहाँ बाल मुकुंद गुप्त मैंने खुद टाइप करके लिखा है, वरना यहाँ पे सिलेबस में दे रखा था बाल कृष्ण भट्ट, जो कि इसके शिव शंभू के चिट्ठे के राइटर है बाल मुकुंद गुप्त। लेकिन सिलेबस में क्या दे रखा था, बाल कृष्ण भट्ट, इसलिए मैंने ये सही करके यहाँ लिख दिया। कभी आप ध्यान ना दो तो इसीलिए यहाँ लिख दिया मैंने। तो क्या कर रहे थे हम आगे। तो फिर अब आता है यूनिट 10। यूनिट 10 अन्य गतिविधियां हैं। इसमें मतलब आपको आत्मकथा, जीवनी, अन्य ये देखने को मिलेगी। इसमें भी काफ़ी बड़ी-बड़ी रचनाएँ हैं, वही है कि आपको जैसे छोटी रचनाएँ की महादेव वर्मा से पढ़ सकते हो। और भोला राम का जीव है, इसे पढ़ सकते हो। वैसे देखा जाए तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ ही सकते हो। और वैसे भी 5 टू 10 के लिए मैं बता दूँ, एक बुक आती है दृष्टि की, 5 टू 10th, यानी टैक्स वाले पोर्शन के लिए। ये हमारा टैक्स में आता है। इसमें आप दृष्टि की किताब ले सकते हो। हेल्पफुल हेल्प करेगी, ठीक है? फिर उसके बाद अब मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि फ़िलहाल मतलब मोटा-मोटा तौर पे बता देती हूँ कि आपको कौन-कौन सी बुक लेनी है। 5 टू 10 की तो हो गई दृष्टि की बुक। यूनिट 4 आप ऑनलाइन सोर्सेज़ से करेंगे।
अब बात आती है यूनिट 10 की। यूनिट 10 में जो मतलब टॉपर रिकमेंड करते हैं वो करते हैं। एक तो पहली किताब आती है रामचंद्र शुक्ल की। नंबर 2 पे नगेंद्र की भी है, नगेंद्र। लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास समय नहीं है, लेकिन इससे तो ज़रूर पढ़िए इसे। मेरे कहने से इसे तो पढ़ ही लीजिए, और एक बार नहीं कई-कई बार पढ़ें। नगेंद्र और क्या नाम है तो सबसे पहले पर अगर किसी के बच्चे के पास नगेंद्र की भी बुक है तो सबसे पहले नगेंद्र से आदिकाल पढ़े। नगेंद्र से आदिकाल पढ़े तब रामचरितमानस, क्योंकि इसकी भाषा जो है ना, भाषा कठिन है। इसकी भाषा कठिन है थोड़ी-सी, और ये बहुत आसान भाषा में है। तो पहले आप आदिकाल इससे पढ़ें, फिर इससे पढ़ें, तब आप जाकर, और रामचंद्र शुक्ल में वैसे भी छायावाद तक दे रखा है, तो आपको बच्चन सिंह की भी वो लेनी पड़ेगी किताब, तो आगे उसमें उससे पढ़ें। और अगर आप अपनी तैयारी जाँचना चाहते हैं तो रामचंद्र शुक्ल से पढ़ें, एक-एक काल को पढ़ें और फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाएँ। पीवाईक्यू ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और यूनिट 2 के लिए हो गई। यूनिट 3 के लिए मैंने बता दिया आपको। यूनिट 3 के लिए, यूनिट 3 के लिए मैंने आपको बता दी। कौन सी बुक? शांति, शांति स्वरूप गुप्त, स्वरूप गुप्त की। अगर कोई फ्रेशर बच्चा है, एकदम फ्रेशर, तो वो लेना पहले तारकनाथ वाली और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त वाली। अगर नहीं तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आपको भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र मिल जाएँगे। आपको मतलब सिलेबस एकदम, जैसे कहते हैं ना, कोई पूछने लगे सिलेबस बताओ, तो एकदम बता दो कि फर्स्ट यूनिट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है और फोर्थ में ये है, और 5th टू 10th तो खैर सभी को याद है, लेकिन 4th तक बिल्कुल डिटेल्ड। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, अरस्तू का सिद्धांत या इनकी पुस्तक, ये आपकी सिलेबस से ही है, चाहे देख लेना। जब मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊँगी उसकी, बुक लिस्ट वगैरह बताऊँगी, तो आप उसमें आपको प्रूफ भी दिखाऊँगी क्वेश्चन का, देखना। इसलिए होता है सिलेबस सॉल्व करना ज़रूरी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको रोज़ डेली हमारी वीडियो पहुँचती रहे। ओके, धन्यवाद।